वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। आज की इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे एस्पायरेंट से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ बहुत सा एक्सपीरियंस भी रखते हैं कि स्ट्रेटजी और इनका क्या रिसोर्स रहा और क्या जितने भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इनकी, जो आज तक जितने भी इनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़े उन सब के लिए क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। आज फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अब्दुल रहमान खान जी। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से तहसील बालाकोट से बिलोंग करता हूँ। जी। तो रहमान भाई, आप मुझे बताइए, जैसे आप पुंछ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है, मुझे डिटेल में बताइए। सर, जो मेरी बेसिक स्कूलिंग है मेरे विली से ही हुई है। अगर हम मैं बात करूँ अप टू 8th, वो मेरी एक स्कूल है वहाँ पे नेशनल अकेडमी दारुल, वहाँ से हुई है। आफ्टर दैट जो मेरी 9th-10th है वो एक दूसरे मतलब एडजॉइनिंग तहसील है, तहसील मेंढर, वहाँ से हुई। उसका नाम है पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर। आफ्टर दैट उसके बाद मैं HEM में आ गया। जो मेरी ग्रेजुएशन है वो HEM से हुई है। ये 11th-12th है मेरे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दारुल से हुई है। ये जो आपने ग्रेजुएशन की है ये कौन से बैकग्राउंड में की है? जो मेरी ग्रेजुएशन है ये BSc, इसमें मेरे था फिज़िक्स आ गया, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, HEM कॉलेज रजौरी से की है मैंने। आफ्टर दैट मैंने जो PG किया है मैथमेटिक्स में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी से। तो उसके बाद मैंने B.Ed के लिए भी B.Ed की है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे आप MSc की हुई है आपने मैथमेटिक्स में, उसके बाद आप कम्पिटिटिव में आए, कब से जो है आप ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है कर रहे थे फुल टाइम? जो मेरे B.Ed शायद कंप्लीट हुई थी 2020-21 के करीब, तब कोविड का टाइम था। तो मतलब 2020 में ही स्टार्ट की थी, पर कोविड की वजह से मतलब 2020 का साल तो ऐसे ही गुजर गया। उस दौरान मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था SSB का। फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने जो दिया था वो था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो उसमें मुझे इतना नॉलेज था ही नहीं कि एग्ज़ाम को कैसे करना है क्या, मतलब फिर भी मेरे ठीक था एफर्ट, मतलब प्रीवियस नॉलेज मैटर करता है कितना आपके पास क्या हिसाब किताब। तो उसमें मेरे शायद 4 मार्क्स से मेरा वो रह गया था एग्ज़ाम। तो आफ्टर दैट मैंने चलो कोविड था, उसके बाद मैंने फिर अपनी जो प्रिपरेशन थी JKSSB के लिए फुल डेडिकेशन के लिए स्टार्ट कर दी। 2021 में मैंने मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन की 2021 की। उसके बाद मैंने बोला चलो SSB लिए पढ़ते हैं 4-5 महीने, ये सिंगल टायर एग्ज़ाम है तो 5-6 महीने में हो जाएगा ख़त्म। तो उसके बाद मैं JKS के लिए PSC के लिए पढ़ूँगा। पर वो SSB ने इतना खींच लिया उस एग्ज़ाम को, उसको कम से कम 5-6 महीने ख़त्म होना चाहिए था, वरना एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ। डिले, कभी कोर्ट केस, कभी कुछ, मतलब करते करते 2022 भी लग गया। जब 2022 में हमारे एग्ज़ाम हुए, फाइनेंस अकाउंट का हमारा पहला एग्ज़ाम था, साथ में था किसका JKPSI का। पहला JKPSI का रिजल्ट है वो मेरा क्वालिफाई था। तो उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आफ्टर दैट जब सब कुछ हो गया, हमारी DV हो गई, मतलब एट द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग हम थे, तो तब गवर्नमेंट ने बोला इसमें इरेगुलरिटीज़ है तो हम क्या करेंगे, आपके दोनों एग्ज़ाम को स्क्रैप कर रहे हैं। शायद वो था 28 अगस्त 2022 का दिन। अच्छा, मुझे बताओ कि जब आपके एग्ज़ाम स्क्रैप्स हुए उसके बाद आप काफ़ी डीमोरलाइज हो गए होंगे, डीमोटिवेट हो गए होंगे, आपको लगेगा कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए थे, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। तो बताओ कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। उसके बाद आपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। आप मुझे सबसे पहले बताओ आपने कौन कौन से एग्ज़ाम और क्वालिफाई किए, वो मुझे डिटेल में बता दो। और उसके बाद जो सिचुएशन जो उसके बाद आई, जिस सिचुएशन को आपने कॉप अप किया और सारे एग्ज़ाम आगे भी क्वालिफाई किए, बताओ वो सिचुएशन सारी क्या थी। जब वो एग्ज़ाम स्क्रैप हुए तो 2022 अगस्त 2022 में वो एग्ज़ाम स्क्रैप हुए, तब वो मतलब एक डार्क पीरियड था आपकी लाइफ में। मतलब आपने जिस एग्ज़ाम के लिए 1 साल या 1.5 साल पढ़ा हो, तो अब मतलब ज्वाइनिंग के टाइम मतलब सारे लोग बोलते हैं अभी ज्वाइनिंग होने कब होगी, तो तब एग्ज़ाम स्क्रैप हो रहे हैं। तो मतलब काफ़ी मतलब डिसहार्टनिंग था तब वो सब एस्पिरेंट के लिए, जितने भी थे। JKPSI वो एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का भी स्क्रैप हो गया। फिर हिम्मत नहीं हारी, मतलब फैमिली का सपोर्ट, मतलब मदर का सपोर्ट, हर बंदे का, मतलब बहन भाइयों का सपोर्ट कि आप दोबारा से करो, आप कर सकते हो। जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे सब ने मुझे इतना बिलीव था उनके ये दोबारा भी कर सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा इन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि जब ये डीमोटिवेट हुए तो इनको जो मोटिवेट करने में जो रोल रहा है फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज़ को, कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस दिया कि आप कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली रखो और आप जो है आगे जो जितने भी कमिंग एग्जामिनेशन आ रहे थे आपके तब के वो सब आपने क्वालिफाई करें। तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई किए?
जो उसके बाद एग्ज़ाम हुए मेरे, मतलब उसके बाद तो हमारा कोर्ट केस, कभी एपटेक, कभी स्कैम, कभी स्क्रैप, वो ये JKSSB कम से के कम part था। 1 साल मतलब चलता रहा कम से कम। तो वो फेस निकालना थोड़ा सा टफ हो गया। मतलब फिर फ्रेंड्स ने, मतलब जो भी फ्रेंड थे, जैसे मेरी फ्रेंड एक थी मीना परिहार, उसने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया कि आप दोबारा से करो, आप कर सकते हो। और जितने भी फ्रेंड थे, साजिद आ गया, इसरार, जितने भी थे, उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया वो मतलब पीरियड निकालने के लिए। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ दोबारा से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। एसआई का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया, फाइनेंस अकाउंट का भी क्वालिफाई हो गया। मतलब फाइनेंस अकाउंट का 2 बार मेरा क्वालिफाई हो गया, एसआई का भी 2 बार हो गया। उसके बाद मेरा पंचायत सेक्रेटरी का था, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया। तो ऐसे जितने भी मतलब मेजर एग्ज़ाम थे एसएसबी के, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्वालिफाई हुए। अच्छा, इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपने एक राइट स्ट्रेटजी से काम लिया होगा, तो वो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, ज़रा शेयर कर दीजिए सभी एस्पिरेंट्स के साथ। सर जो बुक लिस्ट थी, बुक लिस्ट क्योंकि मुझे सोर्स स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था, फिर काफ़ी फ्रेंड्स ने मदद की कि आपको ये सोर्स करने, तो मैंने वो राइट सोर्स अडाप्ट किए, तो फिर मेरा हो गया। अगर हम सोर्स की बात करें तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने ज्योग्राफी बेसिक एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी है अच्छे ढंग से, वो तो कंपलसरी है, कम से कम 3-4 बार मैंने पढ़ी हुई हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, साइंस के लिए एनसीईआरटीज़ आ गई, इकानमी के लिए मैंने पढ़ी थी अपनी तमिलनाडु बोर्ड की। और अगर ईवीएस की बात करें तो उसके लिए एक नोट्स थे मेरे पास, लॉ एक्सीलेंस करके इंस्टीट्यूट, उसके मेरे नोट्स थे, तो वो मैंने पढ़े। कंप्यूटर के लिए मैंने अरिहंत की बुक को फॉलो किया था। आफ्टर दैट अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए तो अरिहंत की है। मैथमेटिक्स के लिए मैंने किया था फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स। अच्छा, वहाँ से आपने प्रैक्टिस किया था। इसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल्स के बारे में आपको पता है? यूट्यूब चैनल तो इतना मैंने पढ़ा नहीं यूट्यूब चैनल से, फिर भी जितने थे, मतलब जैसे स्टडी आई के हो गया, मतलब जितने भी कभी कभी किसी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन होती तो मैं यूट्यूब से देखता था। अच्छा, आपकी जो भी डाउट्स होती थी वो आप यूट्यूब से क्लियर कर लेते थे। तो जो बच्चे कुछ एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो यूट्यूब से और राइट सोर्स जो आपने उनके साथ शेयर किए हैं, अगर वो उनको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो आपने बताया कि सोर्स की स्टडी, सोर्स, राइट सोर्स क्या थे, बुक लिस्ट आपने कंसाइज बता दी। तो कुछ लोग मल्टीपल बुक लिस्ट पे जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? सर मल्टीपल बुक से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। मतलब एक सोर्स की 10-5 बुकें, 4 बुकें। जैसे अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के लिए जैसे खलील पब्लिकेशन की बुक है, स्पेक्ट्रम है, विशाल है, मुकेश है, मतलब 4-5 बुकें आती हैं। तो आपको 5 की 5 बुकें नहीं पढ़नी है, कोई आप मतलब कोई एक में आप चूज़ कर लो अपने ढंग से। तो मैंने खलील पढ़ी थी, खलील पब्लिकेशन की बुक, ज़हूर मीर की, ये जम्मू एंड कश्मीर की मैंने वो पढ़ी थी, मैंने उसी पे फोकस रहा, मैं लेफ़्ट राइट नहीं किया। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर फोकस रहो और रिवीजन करनी है आपको अच्छे ढंग से, तो इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये आपने राइट सोर्स बता दिया। उसके बाद मुझे बताओ कि टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रोल रहता है? सर जो टाइम मैनेजमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी के पास 4 घंटे ही बचते तो 4 घंटे ही पढ़ेगा। अब उसको कैसे बोलोगे तो 6 घंटे कर। जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तो वो मतलब जॉब करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, साथ में एकेडमी कर रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके पास टाइम मतलब 4 से मतलब सुबह 8 बजे जाते हैं, सुबह शाम को 8 बजे वापस घर आते हैं, तो उनके पास 4 या 5 घंटे ही बचते हैं पढ़ाई के लिए। तो वो 4 या 5 घंटे अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। अगर इसके पास 6 घंटे तो 6 घंटे पढ़े, 7 है तो 7 पढ़े। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई 4 घंटे में चीज़ों को अच्छे से ग्रैप्स कर लेता है, किसी को 6 घंटे में भी नहीं होती, तो किसी के लिए मतलब 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं, किसी के लिए 15 घंटे भी सफिशिएंट नहीं होते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा अपना टाइम था, मैं सुबह मतलब 10 बजे आता था लाइब्रेरी, 10 बजे मान लो 1 बजे तक लाइब्रेरी बैठा, तो उसके बाद मुझे घर जाना होता, मतलब खाना खा के मैं होम ट्यूशन करता था 2-3 जगह। तो होम ट्यूशन करके तो लगभग 6-7 बजे फ्री होता था, तो 7 बजे के बाद 10 बजे 3 घंटे, मतलब 3 घंटे तो सुबह, 3-4 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, मतलब 6 घंटे। हाँ, 2 स्लॉट में मतलब 6 घंटे हो गए। मतलब इफेक्टिविटी मेरी यही 4 घंटे या 5 घंटे से ऊपर नहीं होती कभी, 4 घंटे की होती थी। इसमें मेरा मैनेज हो जाता था आराम से। अब जैसे मैं आपकी बात कर रहा था कि आप वो सिचुएशन बताइए, जैसे आपके फादर साहब की डेथ होगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आई होगी, बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, तो वो सिचुएशन जो है आपने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के साथ कैसे कॉप किया? जी जी, मेरे हादसा की डेथ हुई थी, तो बहुत फैक्ट्री में डेथ हुई थी, मतलब फिर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इसलिए अपने सारे, मतलब काफ़ी कानून कंडीशन, हर चीज़, मतलब हर स्टूडेंट के लिए होती है लाइफ, मतलब हर स्टूडेंट मतलब सेम सिचुएशन में नहीं है। आप बोलोगे कि हर स्टूडेंट के लिए 15 या 16 घंटे मतलब कर से हर बंदे को पॉकेट मनी मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट के अलग है, मतलब कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो साथ में पढ़ रहा है, कोई एकेडमी कर रहा है, कोई ट्यूशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ के टाइम है तो जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करो आप। किसी में 5 घंटे तो 5 घंटे ही यूटिलाइज़ करें, कहाँ से 7 घंटे करेगा? पूरा दिन काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है, एकेडमी कर रहा है काम, तो उसके 5 घंटे 5 घंटे रीडिंग करेंगे तो 5 घंटे ही सफिशिएंट है। तो ये मैटर करता है पर्सन टू पर्सन।
अब मुझे बताइए जो एग्ज़ाम डे का इशू है वो कैसे मैनेज किया था? कुछ लोग बोलते हैं कि हार्डवर्क मैटर कर रही है, कुछ लक को फैक्टर मानते हैं। तो लक और हार्डवर्क को कैसे एग्ज़ाम डे पे जो ये दोनों चीज़ें काम आ रही होती है? क्योंकि आपकी 2 महीने 2 साल जितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उतने टाइम की जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको 2 घंटे में वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करनी है। सर प्राइमरी चीज़ तो ये है कि आपको मतलब हार्ड वर्क करना है, लग तो उसके बाद एग्ज़ाम उसके बाद पहले आपको प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करनी है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है। तो एग्ज़ाम डे तो प्रेशर तो होता है आपको, मतलब एग्ज़ाम को प्रेशर रिलीज़ करने का ये है कि आप मतलब पहले इजी क्वेश्चन करो जो आपको मतलब अच्छी ढंग से क्वेश्चन होती है 100% आप वो करो। आफ्टर दैट आप मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आप शिफ्ट हो सकते हो और जितने भी आप ओमआर फिल कर रहे हो उसको थोड़ा मतलब ध्यान से फिल करना है आपको। अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन मतलब गलती से भी ऊपर नीचे होगी ना तो आप मतलब इस कम्पिटिशन में नहीं टिक। ये कम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, मतलब 1000 पोस्ट या 500 पोस्ट के लिए 2 लाख फॉर्म आता है। तो अगर आप इजी क्वेश्चन में फिल करते हो गलत कर रहे हो तो शायद बाकी मतलब जो 1,80,000 या 90,000 एक्सपीरियंट है वो शायद गलत नहीं करेगा, तो वो चीज़ आपको गलत बाहर करा देगी। तो प्लस आपको जो नेगेटिव है उसको मिनिमाइज़ करना है। अगर अभी भी आप मतलब नेगेटिव मतलब 20+ क्वेश्चन आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आप मतलब बहुत ही गलत कर रहे हो, आपके मतलब सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम है। तो आप ये कह रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग में आपकी मतलब बिलो 10 क्वेश्चन आप गलत हो रहे हो तो बिलो 10 होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना, तो इंशाल्लाह आपका भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब बड़ा सब नहीं होता है, मतलब जो बच्चा भी 70+ नंबर ला रहा है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है। प्रैक्टिस का क्या रोल रहता है? जो प्रैक्टिस है वो ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए? सो प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट आपको लगाने ही है तो मुझे लगता है आप ऑफलाइन मोड पे प्रिंट निकाल के ओएमआर शीट रख के सामने तो ओएमआर शीट पर मॉक टेस्ट करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अगर आप द फ़ोन से लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो मुझे लगता है इतनी बेनिफिशियल नहीं है। उसमें ये मसला नंबर 1 कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चल रहा। अगर किसी स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आता है उसको, पर उसके क्वेश्चन 70 अटैम्प्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। विद इन मतलब टाइम के अंदर आपका एग्ज़ाम पूरा होना चाहिए, मतलब आप 1 मिनट या 1.5 मिनट ये क्वेश्चन में आपको निकलना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो आपको 1 या 1.5 या 2 मिनट में क्वेश्चन निकलना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को 4 मिनट या 5 मिनट लगा रहे हो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, चाहे आपको आता है क्वेश्चन, कि एग्ज़ाम आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा है। दैट मीन्स प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। जी, प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंडसेट में ऐसी चीज़ रहती है, हम रिजर्व कैटेगरी से हैं तो हमारे पास रिलैक्सेशन है। क्या रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट का कंपटीशन कहीं आसपास ही आ रहा है? सर जो अगर हम बात करें 2017 की, तो उससे पहले देखेंगे तो एक ऐसा एरा था जब शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, मतलब 2017 के बाद 4G आ गया, तो शायद वो जो गैप था रिजर्व कैटेगरी और ओपन में वो बहुत ही कम हो गया। अगर आप 2017 या 16 से पहले देखते तो रिजर्व कैटेगरी में कम से कम और ओपन में 40 के नंबर का डिफरेंस, 30 या 40 नंबर का डिफरेंस था। आज वो डिफरेंस उन्होंने गैप इतना नैरो हो गया ना, मतलब 5 से 10 नंबर का गैप बचा है। अगर आज देखोगे 90 कट जा रहा है, अगर ओपन का कट हो रहा है तो किसी भी कैटेगरी का कट बिलो 80 नहीं जा रहा है, मतलब 10 नंबर में सभी कैटेगरी उधर की एडजस्ट हो रही है। जैसे हम बात करें आरबीआई कैटेगरी की, उसमें कंपटीशन इतना हो गया, मतलब अगर कट ओपन का 90 है तो आरबीआई का शायद 89 पे 1 नंबर पे सिमट जा रहा है। उसके बाद अगर देख लें एएलसी, जैसे मेरी कैटेगरी एएलसी में, उसमें 4 पॉइंट का डिफरेंस आता है, इतना क्यों डिफरेंस नहीं आता। अगर आप स्टार्टिंग से मतलब कैटेगरी को लेके बैठोगे कि मेरे पास कैटेगरी है तो मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाली। मतलब आपको जर्नल के बराबर ही पढ़ना है और जर्नल के बराबर कम्पीट करना है। और कैटेगरी का मसला ये है कि जितने लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनकी स्कूलिंग भी ऐसी होती है, आप उनको नहीं, वो जम्मू के बच्चे से कम्पीट नहीं करवाते किसी भी ढंग से, क्योंकि उनकी स्कूलिंग आप देखोगे अपने स्कूल कहाँ से स्कूलिंग करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा या रिजर्व कैटेगरी से आके कम्पीट करना कितना टफ होता है। मतलब रिजर्व कैटेगरी वालों का बेसिक वीक होता है, लेकिन उनको उतने एफर्ट्स लगाने चाहिए कि वो एक ओपन कैटेगरी वाले के साथ कम्पीट कर पाए। ये सब चीज़ें जो भी फैक्टर्स थे, जो इनकी स्ट्रेटेजी थी एज ए एस्पिरेंट, और आज इन्होंने डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हैं वो क्वालिफाई किए हैं। और साथ साथ रहमान भाई, एट लास्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अराउंड 12,000 वैकेंसीज जो गवर्नमेंट फुलफिल करने जा रही है, जिसमें मेजर रिक्रूटमेंट JKPSI की है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल्स की है, तो उन सब के लिए बेसिक आपका क्या जो रहेगा, जो आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले ये है कि आपको सिलेबस होना चाहिए आपके सामने, आपके टेबल का सिलेबस होना चाहिए। और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन आप देखो अच्छे से, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग कर रही है, किस एरिया से ज़्यादा फोकस एरिया कहाँ से है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से डाल रही है, जो एरिया ज़्यादा मतलब हार्ड कोर एरिया है SSB के, आपको उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अपने सोर्स सेलेक्ट कर लो, जो भी सोर्स सेलेक्ट कर दिया एक बार तो वही आपको उसी पे टिके रहना है, आपको शिफ्ट नहीं होना। किसी ने बताया नहीं ये बुक अच्छी है, आप वहाँ पे शिफ्ट हो गए, किसी दूसरे ने बताया नहीं ये अच्छी है, ये
ऐसे नहीं करना है आपको। जो आपको सोर्स सेलेक्ट करना है उसमें आप टाइम लगा लो, चाहे 2-4 दिन 10 दिन लगा लो आप सोचने में कि आपको कौन सा सोर्स लेना है। जब आपने सोर्स ले लिया फिर आपको शिफ्टिंग है, आपको उसी को करना है। अच्छे से रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और काफ़ी एस्पिरेंट जो रह जाते हैं, मतलब 2 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स से रहते हैं, मतलब दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अभी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप पढ़ो, इंशाल्लाह आपका लक जिस दिन साथ देगा। पढ़ा तो है आपने, हार्ड वर्क आपका बराबर है, बस वो नेगेटिव आपने जिस दिन कंट्रोल कर ली और लक आपका साथ देगा तो आप सिलेक्शन कर लोगे इंशाल्लाह। इन्होंने बोला कि राइट स्ट्रेटजी प्लस राइट माइंडसेट रखोगे, डेफिनेटली आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स में सक्सीड हो जाएगा। सो रहमान भाई, आपने अपना क्रूशियल टाइम दिया मेरे को, इसके लिए आपका मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।